हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम इतिहास विषय का लेसन प्लान नंबर 24 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 24। उसके बाद सबसे राइट में रहेगा कक्षा 7। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या इसे कालांश भी कहते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा अवधि या टाइम पीरियड। ये सामान्यतः सबको 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद है विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक औरंगजेब। उसके बाद रहेगा सबसे लेफ्ट में दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय छात्रों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा शिक्षा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। और विशिष्ट उद्देश्य का पक्ष पहला हमारा है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्रों को औरंगजेब के विषय में बताना। बी, छात्र औरंगजेब से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र औरंगजेब और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र औरंगजेब की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र औरंगजेब से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र औरंगजेब से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र औरंगजेब से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र औरंगजेब से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम कुछ चित्र, मानचित्र, पोस्टर या बैनर या कुछ चीज़ों को हम बना के उनका मॉडल बना के छात्रों के सामने दिखाते हैं, क्योंकि छात्र जो देखते हैं उसको वो आसानी से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। ए, औरंगजेब का चित्र। दूसरा, भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। सहायक सामग्री के बाद रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं सामान्यतः उसके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो पिछली कक्षा में कुछ पढ़ के आए रहते हैं या अपने आस पड़ोस से अपने टीचर से कुछ सुने रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में क्या है। पूर्व ज्ञान में है छात्र औरंगजेब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में है सबसे पहले छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएँ, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि यह जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का अर्थ यह होता है कि जो पहला प्रश्न हम पूछते हैं छात्रों से, छात्र उसका जो उत्तर देते हैं उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, और जो दूसरा प्रश्न पूछते हैं हम छात्रों से उसका जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं,
और तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही हम चौथे प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? छात्र उत्तर देंगे, जहांगीर ने। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? छात्र उत्तर देंगे, शाहजहां की। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शाहजहां के बाद मुगल शासन की बागडोर किसने संभाली? छात्र उत्तर देंगे, औरंगजेब ने। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, औरंगजेब और जाटों के मध्य संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, आज हम औरंगजेब के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है सबसे पहले शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु के बाद है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, उसके बाद उसमें है दो चीज़ें हैं, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है औरंगजेब। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्राध्यापक का होता है कि वो ये जान सकें कि जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में छात्र कितनी जानकारी रखते हैं, और साथ ही वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मुगल सेना ने शाहजहां के किस पुत्र के नेतृत्व में गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण किया था? छात्र उत्तर देंगे, औरंगजेब। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? छात्र उत्तर देंगे 1666 ईस्वी में। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, औरंगजेब कब सिंहासन पर बैठा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। विकासात्मक प्रश्न की बात रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा नैतिकता को रोकने व जनसाधारण पर नज़र रखने हेतु मुहत्सिब नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर रोक लगाई, किंतु समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ रही थी, परंतु पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था में कठिनाई आ रही थी। लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर की खेती बढ़ाने में जागीरदार रुचि नहीं रखते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना। इसी सोच से उसने अहोम, असम, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। मुस्लिमों से ज़कात, धार्मिक कर तथा गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है पहला, शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दूसरा, औरंगजेब स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। तीसरा, मुस्लिमों से ज़कात तथा
गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है औरंगजेब के समय के विद्रोह एवं दमन। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न तो देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों औरंगजेब कब सिंहासन पर बैठा? छात्र उत्तर देंगे 1658 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, छात्रों औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? छात्र उत्तर देंगे वीणा। तीसरा प्रश्न है, छात्रों औरंगजेब की सेना ने किस सिख गुरु के साथ युद्ध किया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद है हमारा छात्राध्यापक का कथन। छात्राध्यापक का कथन में है, औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सनातनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 ईस्वी में इसका दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। औरंगजेब के समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। मुगलों तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही इसे पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी में तक इस विद्रोह का दमन कर दिया। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब दिए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकार को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेना को हराया। शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिससे चटगांव पर अधिकार कर लिया। अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने इस उपद्रव को भी समाप्त किया। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 ईस्वी में इसका दमन किया। दूसरा, मुगलों तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। तीसरा, शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में है पहला है हमारा बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापक छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है। और इसके साथ ही छात्राध्यापिका इस अपने जो उन्होंने जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है उस शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों औरंगजेब सिंहासन पर कब बैठा?
छात्र उत्तर देंगे 1658 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? छात्र उत्तर देंगे वीणा। तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, मुस्लिमों से कौन सा धार्मिक कर लिया जाता था? छात्र उत्तर देंगे ज़कात। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, औरंगजेब और जाटों के मध्य संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? छात्र उत्तर देंगे 1669 ईस्वी में। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, शिवाजी कौन सी युद्ध नीति अपनाते थे? छात्र उत्तर देंगे छापामार। तो बोधात्मक प्रश्न के बाद है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है, चलिए देखते हैं। पहला है, शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दूसरा, औरंगजेब स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। तीसरा, मुस्लिमों से ज़कात तथा गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। चौथा, औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 में इसका दमन किया। पांचवा, मुगलों तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए। छठवां, शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। तो श्यामपट्ट कार्य के बाद सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, औरंगजेब ने मुहस्सिब को किस कार्य के लिए नियुक्त किया था? दूसरा प्रश्न है, छात्रों, जागीरदार जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि क्यों नहीं लेते थे? तीसरा प्रश्न है, छात्रों, पठानों के विद्रोह को औरंगजेब ने किस प्रकार शांत किया? चौथा प्रश्न है, छात्रों, औरंगजेब के राजपूतों से संबंध क्यों खराब हो गए? पांचवा प्रश्न है, छात्रों, अंग्रेजों ने किस क्षेत्र में उपद्रव किया था? यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, पुर्तगालियों ने जहाज़ों को लूटना कहाँ प्रारंभ किया? दूसरा प्रश्न है, छात्रों, जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? तीसरा प्रश्न है, छात्रों, औरंगजेब और किस सिख गुरु के मध्य युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 24 समाप्त होता है। धन्यवाद।